प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा छठी के होम साइंस के अंतर्गत पाठ 6 प्राथमिक सहायता कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्राथमिक सहायता वह सहायता है जो रोगी को डॉक्टर के पास जाने से पहले दी जाती है, उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। अब दैनिक जीवन में कई प्रकार की दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, चाहे हम घर पे हों, स्कूल में हों, बाहर हों या कहीं भी हों, बेटे दुर्घटनाएं सामने आती ही रहती हैं। अचानक घटने वाली दुर्घटनाओं में घायल की जो चिकित्सा डॉक्टर के पास या अस्पताल में ले जाने से पहले होती है, उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। यहाँ आपका ये पहले प्रश्न का उत्तर है। फिर प्राथमिक सहायता से लाभ क्या होता है? घायल को की थोड़ी सी सहायता करने से उसका जीवन बच सकता है तथा रोग आगे नहीं बढ़ता है। स्कूल के किसी बच्चे की उंगली पेंसिल बनाते समय ब्लेड से कट जाती है, रक्त बहने लगता है, किसी की नाक से रक्त बहने लगता है या किसी को बेहोशी आ जाती है, तो उस समय में प्राथमिक सहायता की ज़रूरत पड़ती है। अब है प्राथमिक सहायता के गुण। जो प्राथमिक सहायता करता है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, यानी कि प्रथम सहायक के गुण। चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, उसमें ये गुण होने चाहिए। उसे साहसी होना चाहिए, घायलों के लक्षणों को शीघ्र पहचान कर लेने वाला होना चाहिए, घटनास्थल पर जो भी वस्तु उपलब्ध हो उसका उचित प्रयोग कर सके, घायल को बिना कष्ट दिए उसका उपचार कर सके, उसे दयालु, मीठा बोलने वाला, प्रसन्नचित्त और धैर्यवान होना चाहिए। ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। अब है कुछ आकस्मिक घटनाएं, जैसे कट जाना, छिल जाना, खरोंच लगना, जलना, झुलसना, बिजली का धक्का, मोच, कीड़ों से डंक, जानवरों का काटना जैसे बंदर का काटना, पागल कुत्ते का काटना, सांप का काटना, मूर्छा या बेहोशी, और फिर है अभी हम बेटा आपको यहाँ तक कराएंगे, मूर्छा और बेहोशी तक। वापस पीछे आ जाएं, साथ साथ अपनी बुक खोलते रहें सभी बच्चे। अब कट जाना, छिल जाना व खरोंच लगना, इसमें क्या है, क्या उपचार करना चाहिए? रक्त को रोकने के लिए उस स्थान पर दबाव डालना चाहिए, कटे हुए स्थान को किसी भी कीटाणुनाशक औषधि से साफ करना चाहिए, घाव को ढकने के लिए कीटाणु रहित रुई और पट्टी का प्रयोग करना चाहिए, घाव को लाल दवाई या टिंचर बेंजोइन लगाना चाहिए। घाव पर यदि खुरंड हो तो उसे हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह रक्त को रोकने का प्राकृतिक साधन है। अगर खुरंड आ जाता है तो खुरंड को नहीं हटाना चाहिए। दूसरा, जलना, सूखी गर्मी से जलना, जैसे आग, गर्म धातु, तेजाब या तेज घूमने वाले पहिए या तार की रगड़ से जलना। इसमें इसके लक्षण होते हैं, ज़्यादा पीड़ा होती है, सदमा लगता है, त्वचा पर लाली आ जाती है। तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? सदमे को दूर करने के लिए घायल को गर्म रखें। जलन को कम करने के लिए जले हुए स्थान पर तुरंत ठंडा पानी डालें। जले हुए स्थान पर कोई ठंडी पहुंचाने वाली क्रीम या पदार्थ लगाएं। जले हुए स्थान पर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं। झुलसना, और बेटा यदि कपड़ों में आग लग जाती है तो घायल व्यक्ति को ये भी ध्यान रखना कि घायल व्यक्ति के शरीर को किसी मोटे कपड़े में लपेटें या उसे भूमि पर करवटें लेने को कहें, जिससे उसकी आग बुझ जाएगी। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। घायल को कभी दौड़ने नहीं देना चाहिए। आग बुझाने के लिए उस पर पानी भी नहीं डालना चाहिए। फिर है झुलसना, तरल पदार्थों से जैसे गर्म पानी, दूध, गरम घी, तेल, भाप आदि से झुलसना। इसमें अधिक पीड़ा होती है, जलन होती है, सदमा लगता है, त्वचा झुलस जाती है, छाले पड़ जाते हैं, घाव बन जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अधिक आराम पहुंचाने के लिए जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालना चाहिए। अगर छाले पड़ जाएं तो फोड़ना नहीं चाहिए, न ही कपड़े को हटाना चाहिए। यदि वह जले स्थान पर चिपक गया हो तो सदमे से बचाने के लिए घायल को गर्म रखना चाहिए। घायल को गरम चाय या कॉफ़ी में अधिक चीनी डालकर दें। जलने व झुलसने पर घायल को शीघ्र से भी शीघ्र डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। फिर है बिजली का धक्का। बिजली का तार छूने से भी कभी कभी जोर का धक्का लगता है, शरीर की बड़ी हानि हो जाती है बेटे शरीर को। कभी कभी तार से चिपक कर मूर्छा भी आ जाती है, यानी बेहोशी आ जाती है। धक्का कभी कभी इतना तीव्र हो जाता है कि मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके लक्षण हैं
सांस का रुकना, बेहोशी और चेहरा नीला पड़ना। उपचार हैं, तार और खंभे के चिपके हुए मनुष्य को कभी भी हाथ से नहीं उतारना चाहिए। मुख्य स्विच बंद कर देना चाहिए बिजली का। यदि मुख्य स्विच दूर हो तो किसी सूखी लकड़ी से व्यक्ति को तार से अलग कर देना चाहिए और तार से अलग करने के उपरांत यदि सांस रुक गई है तो कृत्रिम विधि द्वारा सांस दिलानी चाहिए। फिर है मोच। कभी कभी जल्दी जल्दी चलने या भागने, गिरने, फिसलने से शरीर के किसी भी जोड़ पर अचानक झटका आ जाता है और वह मुड़ जाता है। उस समय जोड़ के आसपास के बंधन या तो टूट जाते हैं या खिंच जाते हैं। इसे मोच आना कहते हैं। मोच अधिकतर हाथ या पाँव में आती है। इसके लक्षण होते हैं, मोच वाले स्थान में दर्द होता है, जोड़ को हिलाने में कष्ट होता है, सूजन और नीलापन आ जाता है। अब है उपचार। उपचार क्या करना चाहिए? मोच वाले अंग को अधिक से अधिक आरामदेह स्थिति में रखना चाहिए। वहाँ पर करेब पट्टी बांधनी चाहिए। यदि आराम न मिले तो पट्टी को ठंडे पानी में भिगोकर बांध देना चाहिए और उसे गीला रखें। कुछ समय पश्चात गर्म सेंक करें। अब है कीड़ों का डंक। कभी कभी बिच्छू, मधुमक्खी, बर्र आदि मनुष्य के शरीर पर डंक मार देते हैं तो उस समय भयंकर स्थिति हो जाती है। उसमें लक्षण रहते हैं कि स्थान सूज जाता है, गंभीर पीड़ा होती है, बहुत अचानक बेचैनी होने लगती है। और उपचार है कि सुई की नोक को गर्म करके उस पर जो जहाँ डंक है उसको निकाल देना चाहिए। यदि डंक अंदर है तो अंगूठे और उंगली द्वारा उस स्थान के चारों ओर दबाव डालकर जहाँ डंक है वो ऊपर आ जाएगा और विष भी बाहर निकल जाएगा। ऐसा करना चाहिए। उस स्थान को डिटोल या पोटाशियम परमंगनेट से धोकर खाने वाले सोडे का घोल लगा दें। यदि आसपास का स्थान सूज गया है तो सूखी गर्म सेंक करके पट्टी बांध दें। नेक्स्ट है कुत्ते जानवरों का काटना। इसमें कभी कभी कुत्ता, बंदर, सांप आदि काट लेते हैं तो ऐसी स्थिति बहुत चिंताजनक हो जाती है। उसमें लक्षण और उपचार अलग अलग होते हैं। जैसे पागल कुत्ते के काटने पे क्या हो जाता है कि कुत्ते की पिछली टांगें कमज़ोर हो जाती हैं और वह भाग नहीं सकता, जो पागल कुत्ता है। ये निशानी है पागल कुत्ते की। पानी को देखकर डरता है, उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकलती है। कुत्ता काटने के पश्चात 10 दिन के अंदर अंदर मर जाता है। अगर कुत्ता काट लेता है तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। अगर उसके अंदर, कुत्ते के अंदर ये सब चिन्ह हैं बेटा, तो ये समझना चाहिए कि पागल कुत्ते ने काटा और अपना उपचार आपको इंजेक्शन वगैरह लगवा के करवा लेना चाहिए। और इस उपचार क्या है इसका कि रोगी को सदमा लगता है, घाव को साबुन पानी से साफ़ करना चाहिए। कटे हुए स्थान को कार्बोलिक अम्ल में से दाग दें। लोहे को गर्म करके भी वहाँ लगा सकते हैं। टिंचर आयोडीन को कटे हुए स्थान पर लगा दें। रोगी के उत्साह को बढ़ाने के लिए गर्म चाय या कॉफ़ी पीने को दें। उसी समय डॉक्टर के पास ले जाएं अगर ले जा सकते हैं। कुत्ते के काटने पर पास्चर के टीके लगते हैं। अब ये भी बात ध्यान देने योग्य है कि कुत्ते के काटने पर कौन सा टीका लगता है। तो यहाँ उत्तर लिखा है कि कुत्ते के काटने पर पास्चर का टीका लगता है। यदि उस समय उपचार ना किया जाए तो बेटा मनुष्य के अंदर भी पागल कुत्ते वाले लक्षण आ जाते हैं। इसलिए समय रहते पागल कुत्ते की पहचान करके उपचार करवा लेना चाहिए। बंदर का काटना, कभी कभी बंदर भी काट लेता है। उसकी भी जो उपचार है वो कुत्ते के काटने की जैसा होता है बेटा, सेम। अब सांप का काटना, लक्षण क्या होते हैं कि भय से सदमा लगता है, अधिक पीड़ा और बेचैनी होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। डॉक्टर को बुलाना चाहिए हमें उसके लिए। घाव के ऊपर व नीचे बंधन बांध देने चाहिए। जहाँ पे सांप ने काटा उसके ऊपर और नीचे टाइट से बांध देना चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से घाव को धो दें। किसी तेज वस्तु को कीटाणु रहित करके घाव पर क्रॉस का चिन्ह लगा दें, यानी कांटा का चिन्ह लगा दें। फिर पोटेशियम परमैंगनेट के दाने भर दें। रोगी को गर्म रखें और पूरा आराम दें, उसे सोने ना दें। यह ध्यान रहे जिसको सांप ने काटा है उस रोगी को कभी भी सोने नहीं देना चाहिए। यदि वह निगल सके तो गर्म कॉफ़ी या चाय पीने को दें। मूर्छा और बेहोशी। बेहोशी क्या है? अचानक खुशी या दुख का समाचार सुनकर अधिक दर्द, अधिक गर्मी या सर्दी के कारण भी दृश्य देखने से या अधिक भीड़ में बैठे रहने से मूर्छा आ जाती है। मस्तिष्क में रक्त जब ठीक मात्रा में नहीं पहुंच पाता तो बेहोशी आ जाती है। इसके लक्षण हैं, दांत चिपक जाते हैं, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, नाड़ी की गति मंद हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है और माथे पर पसीना आता है। अब अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए? बेहोश को पूर्ण आराम दें और सदमे से दूर रखें। बेहोश व्यक्ति को खुले स्थान पर ले जाकर सीधा लिटा दें। कमरे की खिड़कियाँ और दरवाजे सभी खोल दें ताकि शुद्ध हवा मिल सके। आसपास में भीड़ ना होने दें। श्वास लेने में रुकावट है तो कृत्रिम सांस दें।
यदि सिर पर चोट नहीं लगी तो सूंघने वाला नमक सूंघाएं। अगर सिर पर चोट लगी है तो सूंघने वाला नमक नहीं सूंघाना चाहिए। गर्म कपड़े या कंबल द्वारा उसको गर्म रखना चाहिए। यदि चेहरे का रंग लाल है तो इसका मतलब है कि सिर की ओर रक्त स्त्राव अधिक है, यानी कि सिर की तरफ खून का बहाव है, इसलिए गर्दन को ऊंचा कर दें। यदि चेहरे का रंग पीला है तो इसका मतलब है कि टांगों की ओर रक्तस्राव है, इसलिए टांगों को थोड़ा ऊंचा कर दें। यदि चोट लगने से कहीं से रक्त बह रहा है तो उसको पहले खून को रोकें जहाँ से बह रहा है। जब तक होश ना आए तब तक खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देना चाहिए। होश आने पर गर्म कॉफ़ी, दूध या चाय पीने को दें। नाक से रक्तस्राव, जिसे आप नक्सीर भी बोलते हैं, प्रायः गर्मियों में अधिक गर्मी होने के कारण नाक से रक्त बहता है, जिसे नक्सीर फूटना कहते हैं। कभी कभी नाक पर चोट लगने के कारण मुंह के बल गिरने से भी नाक में नक्सीर आ जाती है। उस समय हमें जो उपचार करना चाहिए, घायल को खुले स्थान पर या खिड़की के सामने ले जाकर कुर्सी पर बिठा देना चाहिए, जिससे उसे शुद्ध वायु मिले। उसके सिर को पीछे व हाथ को ऊंचा कर दें। यदि रोगी बैठ नहीं सकता तो उसे सीधा लिटाकर कंधों के नीचे 2 तकिए रख दें, यानी कि सिर को ऊंचा रखें। गर्दन और छाती के आसपास के तंग वस्त्रों को ढीला कर दें। नाक द्वारा सांस न लेकर मुंह द्वारा सांस लेने को कहें। नाक और सिर में ठंडे पानी की पट्टी रखें या सिर पर पानी डालें, रक्त का बहाव कम हो जाएगा। फिर है हड्डी की टूट। जब हड्डी में एक या एक से अधिक टुकड़े हो जाते हैं तो या दरार आ जाती है तो उसे हड्डी का टूटना कहते हैं। इसमें लक्षण है हड्डी टूटने के स्थान या उसके निकट तेज दर्द होता है, वह स्थान सूज जाता है, अंग शक्तिहीन हो जाता है और आकार अप्राकृतिक हो जाता है और वह अंग लटक जाता है। इसका उपचार है कि घायल भाग को तुरंत सहारा देना चाहिए। यदि रक्त बह रहा है तो उसे रोकना चाहिए। जिस अंग की हड्डी टूटी है उसे स्थिर कर देना चाहिए। इसके लिए पट्टियाँ और कमठियों का प्रयोग करते हैं। यदि कमठियाँ ना मिले तो उसके स्थान पर गत्ता, फुटा, लकड़ी का टुकड़ा, छड़ी अथवा मोटे कपड़े की तह लगाकर प्रयोग कर सकते हैं। फिर उस अंग को झोली द्वारा ठीक प्रकार से सहारा दे देना चाहिए। कमठियाँ, हड्डी के टूटने पर उसे स्थिर रखने के लिए कमठियों या खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है। ये लकड़ी की बनी हुई होती हैं। कमठियों का प्रयोग, इतनी लंबी कमठियाँ होनी चाहिए कि वो टूटी हड्डी का ऊपरी और निचला जोड़ स्थिर रख सकें। इसका प्रयोग करने के लिए दोनों तरफ रुई की गद्दियाँ भी बनाकर भली प्रकार से लगा देनी चाहिए। फिर उस अंग को सहारा देने के लिए झोली बांध देनी चाहिए। अब पट्टियाँ 2 तरह की होती हैं, तिकोनी पट्टी, गोल पट्टी। तिकोनी पट्टी, ये प्राथमिक सहायता में तिकोनी पट्टी का प्रयोग अधिकतर मोच पर आए हुए या चोट लगे हुए हिस्से के सहारा देने के लिए होती है। रक्त के प्रवाह को रोकती है और सूजन को कम करती है। हड्डी के टूटने पर उस अंग को स्थिर रखती है। ये आपका प्रश्न नंबर 4 का भी उत्तर है यहाँ। गोल पट्टी गाज के कपड़े से बनी होती है। घाव पर लगी दवाई या रुई को स्थिर रखने के लिए होती है। दर्द और सूजन को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अंगों को सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है, रक्त के बहाव को कम करने के लिए। अब तिकोनी पट्टी किस प्रकार बनाएंगे? बाजार में भी मिलती है लेकिन घर पे भी बना सकते हैं बेटा। 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा लेकर बीच में से तिरछा काट लो, जिससे 2 पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। तिकोनी पट्टी की चौड़ी पट्टी, कम पट्टी व सकरी पट्टी नीचे दिए चित्र के अनुसार आप बना सकते हैं। 3 तरह की पट्टियाँ होती हैं। चौड़ी पट्टी अब पढ़ेंगे। फिर इसमें शीर्ष को आधार के मध्य लाकर मोड़ दें। ये आपका ऊपर जो ये तिकोनी पट्टी दिखा रखी बेटे, ये आपका प्रश्न 5 का हल है। ये प्रश्न 6 का हल दिखाया गया है। ये 2 चित्र और प्रश्न 6 में ही बनेंगे। इसमें कम चौड़ी पट्टी और संकरी पट्टी ये भी हैं। फिर तिकोनी पट्टी का प्रयोग कहाँ? तिकोनी पट्टी को बांधने के लिए प्रत्येक विशेष प्रकार की गांठों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्लोव हिंच गांठ और रीफ गांठ का प्रयोग किया जाता है। रीफ गांठ बांधने के लिए पट्टी को दोनों सिरों को हाथ में पकड़ लेते हैं। दाएं हाथ के सिरे को बाएं हाथ के नीचे से निकालकर ऊपर लाकर चक्कर दे देते हैं। फिर बाएं हाथ के सिरे को दाएं के नीचे से निकालकर ऊपर लाकर चक्कर दे देते हैं। फिर दोनों सिरों को खींच देते हैं और इस प्रकार की गांठ बन जाएगी जैसी चित्र में दिखाई गई है। झोलियाँ, चोट लगने या हड्डी के टूटने पर यदि एक हिस्सा लटकता हुआ रखा जाए तो अधिक कष्ट होता है, इसलिए उसे सहारा देने के लिए तिकोनी पट्टी की झोली बनाकर गले में लटका देते हैं। तो झोलियाँ कई प्रकार की होती हैं। बाँह की बड़ी झोली, बाँह की छोटी झोली और कॉलर कफ झोली।
बाँह की बड़ी झोली है, इसका प्रयोग आगे की बाँह और हाथ को सहारा देने के लिए करते हैं और जैसा कि चित्र में दिखाया गया है इस प्रकार से लगाई जाती है बेटे। चित्र नंबर 2 में बाँह की छोटी झोली दिखाई गई है। ये कलाई को सहारा देने के और कोहनी को खुला रखती है, कलाई को सहारा देती है। पट्टी के एक सिरे को स्वस्थ कंधे पर रखते हैं और उसके गर्दन के पीछे से इस प्रकार घुमाया जाता है कि घायल कलाई कंधे के ऊपर आ जाती है। तीसरा है कॉलर कफ झोली। ये भी चित्र में आप देखिए, इसका प्रयोग कलाई को सहारा देने के लिए किया जाता है। इसको बांधने के लिए चित्र 3 के अनुसार घायल की कोहनी को इस प्रकार मोड़ कर रखा जाता है कि 45 डिग्री का कोण बन जाता है। और ये चित्र नंबर 4 में देखिए आप। फिर है प्राथमिक सहायता का डिब्बा। प्राथमिक सहायता का डिब्बा प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सक के घर में, स्कूल में एक साधारण सा छोटा प्राथमिक सहायता का डिब्बा होना चाहिए। प्रथम सहायता के लिए प्राथमिक जो फर्स्ट एड बॉक्स है वो बनवाया जाता है। आप लोग भी अपने घर में रखें बनाकर, और सभी बच्चे फर्स्ट एड बॉक्स बनाकर, देखो जैसे ये बॉक्स बना रखा है ऐसा बनाकर, और उसमें ये निम्नलिखित जो ये नीचे दवाइयाँ और ये सब चीज़ें जो आइटम दिए गए हैं, जो ये वस्तुएं लिखी हुई हैं सामान, ये आवश्यक सामान अपने बॉक्स में रखें और बॉक्स का फ़ोटो खींचकर अपने क्लास के ग्रुप में भेजें ताकि टीचर्स को ये पता चल जाए कि हाँ हमारे बच्चों के घर पर भी फर्स्ट एड बॉक्स है। बेटा हमारा जो आपको ये समझाने का जो है, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं ताकि आप अपने पास ये फर्स्ट एड बॉक्स रखें और कभी भी ज़रूरत पड़ने पर आप इसका उपयोग कर सकें, इसका लाभ ले सकें। इसमें क्या क्या सामान होता है? टिंचर आयोडीन, टिंचर बेंजोइन, एक्रीफ्लेविन या मर्क्यूरोक्रीम, स्पिरिट अमोनिया, पोटेशियम परमैंगनेट या डिटोल, सोडा बाइकार्ब, सूंघने का नमक, एस्प्रिन या दर्दनाशक दवा, कीटाणुनाशक क्रीम, दवाई युक्त प्लास्टर, तिकोनी गोल पट्टी, रुई, गाज या जाली वाला कपड़ा, कैंची, चाकू, सेफ्टी पिन, कमठियाँ और थर्मामीटर। ये आपका प्रश्न नंबर 9 का हल है। अब बेटा यहाँ आपके प्रश्न और अभ्यास दिए गए हैं। इन प्रश्नों के आंसर्स आपको पीछे मिल जाएंगे और रिक्त स्थानों का आपको यहाँ लिखकर सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है। और प्रश्न नंबर 8 का हल लिखा हुआ है मैंने यहाँ कि रीफ गार्ड का प्रयोग क्यों और कहाँ करते हैं। आप लोग अपना काम पूरा करें। किताब खोलकर मेरी एक्सरसाइज जो मैं आपको ये पाठ पढ़ा रही हूँ, किताब खोलकर साथ साथ पढ़ते चलें। अगर साथ साथ नहीं पढ़ सकते तो बेटा बाद में पढ़ें और इनके प्रश्न उत्तरों को करके भेजें। धन्यवाद।